नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। दिन रविवार का, घड़ी में बज गए 11:15 और समय हो गया है आपके फेवरेट साप्ताहिक कार्यक्रम का, इकोनॉमिकम का। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किस्त लेकर मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा आज है बजट पर, बजट की बारीकियों पर, बजट की बारीकियों से निकलने वाली कुछ दुविधाओं पर। कौन सी दुविधाएं हैं, किससे जुड़ी दुविधाएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज इकोनॉमिकम में होगा क्या क्या। तो शुरुआत होगी अर्थात से, हर हफ्ते की तरह। आज का अर्थात बेहद जरूरी है जानना समझना आपके लिए, क्योंकि ये कहीं देश दुनिया से नहीं, सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, आपकी बचत से जुड़ा है, आपके बैंक से जुड़ा है। इसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे, आपकी इनकम की बात होगी, किस्सों के सिक्के से पर्दा उठाएंगे अंशुमान जी, क्या लिखा है इस हफ्ते वो भी जानेंगे। उसके भी तार कहीं ना कहीं इस बार के इकोनॉमिकम से ही जुड़े हुए हैं। और चलते चलते बताएंगे वो आपको एक खास किताब के बारे में जो उन्होंने अभी हाल में पढ़ी है, जिसके बारे में वो हमें बताना चाहते हैं, रिकमेंड करना चाहते हैं कि आप भी पढ़िए। शुरू करते हैं अब आज का इकोनॉमिकम। आज जैसे मैंने आपको बताया कि बात होगी बजट की बारीकियों में। बारीकियों में कुछ दुविधाएं छिपी थी जिनको ढूंढ निकाला है अंशुमान जी ने। ये दुविधाएं जुड़ी हैं बजट से। बजट से जुड़ी ये दुविधाएं ऐसे समय में आई हैं, ऐसे समय में आ खड़ी हुई हैं जब शायद बचतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़रूरत थी सरकार को, ज़रूरत थी अर्थव्यवस्था को, ज़रूरत थी बैंकों को, और ज़रूरत थी आपको और हमें। और ऐसे ही समय में आ खड़ा हुआ बजट का एक बड़ा सा असमंजस। अंशुमान जी का मानना है कि बजट की गहरी दुविधाएं लोगों के बचत, टैक्स और निवेश व्यवहार में निर्णायक बदलाव ला सकती हैं। जी हां, यहां से आपके बचत करने का, निवेश करने का, टैक्स देने का तौर तरीका, आपका व्यवहार बदल सकता है। तो चलिए आज चर्चा इन्हीं दुविधाओं पर, लेकिन अर्थात की शुरुआत इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं से हो रही है जहां अगर दुविधाएं नहीं होती तो शायद परिणाम कुछ और होते। पहले दुविधाओं को समझिए, फिर बजट की दुविधा ढूंढते हैं। सर, इतिहास की कौन सी दुविधाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? शुभ, इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। ये इकोनॉमिकम बजट के बाद का इकोनॉमिकम है, क्योंकि पिछले सप्ताह जिस इकोनॉमिकम में आपने देखा था वो बजट के दौरान या बजट के पहले लिखा गया था। और हम जिस असमंजस और जिस दुविधाओं की बात कर रहे हैं उस रोशनी में एक चीज़ मुझे समझ में आती है। भारत के हाल फिलहाल के इतिहास में जितने बजट हमने करीब से देखे हैं या पढ़े हैं या जिनको कवर करने का मौका मिला है, उसमें शायद कई मामलों में भारत में सरकार के असमंजस का और दुविधा का सबसे बड़ा बजट है ये। और एक और मामले में ये सबसे बड़ा बजट है क्योंकि ये भारत में आम लोगों की वित्तीय सुरक्षा का भविष्य तय करने के मामले में, वित्तीय सुरक्षा के तौर तरीके तय करने के मामले में भी बेहद निर्णायक साबित होगा। और इस दृष्टि से अगर आपको लगा हो कि बजट से कोई बड़ी हेडलाइन नहीं निकली, बजट से कोई बड़ी सुर्खियां नहीं निकली, बजट आमतौर पर एक अच्छी गुड हाउसकीपिंग बजट था, तो हम आपको बताते हैं कि इस बजट से निकला क्या है, दरअसल बजट के भीतर था क्या और वो कैसे आने वाले समय में इस देश में बड़े बदलाव करेगा। वो बदलाव सकारात्मक या नकारात्मक, जिस तरह से आप उसे समझ पाएं, लेकिन ये बड़े बदलाव शुरू करने वाला बजट है जहां सरकार ने काफ़ी कुछ बदल दिया और इसकी वजह है पीछे असमंजस और दुविधा। शुभम ने इतिहास का जिक्र किया। दरअसल हम अक्सर ये मानते हैं कि अच्छे या बुरे फैसले, शुभम, दुनिया बदलते हैं। अच्छे फैसले, कुछ बड़े सुधार, बड़े कार्यक्रम दुनिया बदल देते हैं। हम ये मानते हैं कि बुरे फैसले दुनिया में युद्ध और हमले और इस तरीके के फैसले दुनिया बदल देते हैं। नहीं, लेकिन दुनिया बदलने में एक बड़ी भूमिका फैसले ना करने की भी है, एक बड़ी भूमिका असमंजस की भी है, एक बड़ी भूमिका दुविधा की भी है। अब कहते हैं कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका समय पर दखल दे देता तो शायद हिटलर की दरिंदगी से इतने लोग नहीं मारे जाते जितने लोग युद्ध में मारे गए थे। लगातार अमेरिका को इस बात के लिए कहा जा रहा था कि हिटलर की जो महत्वाकांक्षाएं उन्हें रोकने के लिए वो आगे आए। राष्ट्रपति फ्रेडी रूजवेल्ट असमंजस में थे। अमेरिका में यूरोप से अपने आप को अलग करने की मुहिम चल रही थी कि यूरोप के मामलों में न दखल दिया जाए। इसी दौरान जापान की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ीं और ये युद्ध अंततः 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के दरवाजे पर पहुंच गया, जब पर्ल हार्बर पर जापान की नेवी के जो सनसनीखेज फाइटर थे, जिनको ज़ीरो फाइटर कहा जाता था, उन्होंने हमला कर दिया। और उसके बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ और युद्ध में शामिल होने के बाद क्या हुआ वो हमें पता है।
आज हम ये तथ्यों के साथ कह सकते हैं कि 1980 के दशक में अगर भारत ने अपने आर्थिक सुधार शुरू कर दिए होते या असमंजस नहीं होता जो 1980 के दशक में दिखाई दिया होता, तो भारत आज $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के करीब खड़ा होता किसी भी परिस्थिति में। भारत की तत्कालीन सरकार जब नई कंप्यूटर तकनीक अपना रही थी, उसी समय वो बाजार का उदारीकरण भी कर सकती थी, क्योंकि वही दौर था जब भारत में नई तकनीकों का प्रवेश शुरू हुआ था। लेकिन इस सुधार के लिए हमने 1991 तक के संकट का इंतजार किया, और संकट के बाद फिर करना वही पड़ा जो 1980 में भी हो सकता था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके नतीजे हमारे सामने हैं। एक और चलते चलते एक ताजी घटना, हम विश्व युद्ध से लेकर 80 तक आ गए। क्या खूब होता अगर मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद ही विदेशी व्यापार का उदारीकरण शुरू कर देती। किसी ने नहीं रोका था। वो मुक्त व्यापार समझौते जो अब किए जा रहे हैं वो उस समय कर लिए जाते, क्योंकि सरकार के सत्ता में आने से पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की तैयारियां पहले से चल रही थी, जिन्हें आगे ले जाया जा सकता था। लेकिन सरकार 2014 से लेकर 2020 तक लगातार असमंजस में रही कि उसे बाजार खोलना है कि नहीं खोलना है। सरकार के मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, बल्कि सरकार के नीति आयोग के तत्कालीन लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि सरकार की जो ट्रेड पॉलिसी है वो असमंजस से भरी हुई है। अगर ये होता तो शायद आज निर्यात बाजार में भारत का दबदबा कुछ और ही होता। तो ये जो दुविधा है ना, ये बहुत कुछ ऐसा नहीं होने देती है असमंजस, या बहुत कुछ ऐसा करा देती है जिसे रोका जा सकता था, और जब तक हम जीतते हैं तब तक बड़ा नुकसान हो चुका होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं सर। और जब सरकारें अक्सर दुविधा में होती हैं तो नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकलते, नतीजे बहुत अच्छे हमारे सामने नहीं आते। सर अब बात करते हैं बजट की। दुविधाओं के आपने उदाहरण बता दिए, 3 बड़े उदाहरण। बजट का सबसे बड़ा असमंजस आपको क्या दिखाई दिया, क्या आपने पकड़ा? इस बजट का सबसे बड़ा असमंजस, जो कि सुर्खियों के बाहर कई तरह से अलग तरह से चर्चा शुरू हुई मीडिया के बीच में, इनकम टैक्स की रियायतों को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, क्योंकि बाकी तो इस बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं थी। मोदी सरकार का आखिरी बजट सरकारों की दुविधाओं की रोशनी में ऐतिहासिक है। टैक्स रियायतें दी जाएं या टैक्स लगाया जाए, टैक्स रियायतें किसको दी जाएं, इस असमंजस में फंसी सरकार ने इस बजट के जरिए भारत के लाखों करोड़ों लोग जिनके पास कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है भविष्य के लिए, उसकी पूरी इबारत बदल दी। भारत में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। भारत में सरकारें लोगों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन बड़े पैमाने पर यूनिवर्सल आधार पर नहीं देती हैं। इसलिए बचतें सबसे महत्वपूर्ण है भारत के लोगों के भविष्य को खुद सुरक्षित करने के लिए। लेकिन इस बजट ने सामाजिक सुरक्षा और बचतों को प्रोत्साहन का पूरा दर्शन ही बदल दिया। हम अक्सर सुनते थे कि कंपनियों का विनिवेश होता है, कंपनियों का डाइवेस्टमेंट होता है। यहाँ तो सरकार ने एक पूरी पॉलिसी की, एक पूरी फिलॉसफी का, टैक्स के एक पूरे दर्शन का ही विनिवेश कर दिया, या उसे खत्म कर दिया। इस बजट में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उसके बाद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने लगभग स्पष्ट रूप से कह दिया कि सरकार बचतों पर टैक्स प्रोत्साहन देने के पक्ष में नहीं है और वो टैक्स प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। इसके बदले मध्यवर्ग से कहा गया कि वो एक नई टैक्स स्कीम में आ जाएं। जो लोग टैक्स चुकाना चाहते हैं, इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, वो एक नई टैक्स स्कीम में आ जाएं। वहाँ पर टैक्स की दर तो कम होगी, लेकिन उन्हें अपने पेंशन, बचत, बीमा का इंतजाम खुद अपने हिसाब से करना होगा। यानी वो अपनी कमाई के बाद, महंगाई के बाद टैक्स चुकाने के बाद जो बचे, उससे देखें कि उन्हें अपनी भविष्य की सुरक्षा की व्यवस्था कैसे करनी है। सरकार की तरफ से कोई नया प्रोत्साहन नहीं मिलने वाला है। सरकार का ये फैसला सिर्फ हमारे आप जैसे आम लोगों के लिए तो छोड़िए, उन लोगों के लिए भी चौंकाने वाला था जिनको उम्मीद नहीं थी कि सरकार ऐसा कुछ करेगी। किसको चौंकाने वाला था? इसने बीमा कंपनियों को चौंका दिया कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती। बीमा उद्योग के लिए प्रोत्साहन ही, बीमा की तरफ लोगों को भेजने के प्रोत्साहन ही बंद हो गए। एक किस्म का एंटी क्लाइमेक्स था। बैंक इस फैसले से चौंक गए, क्योंकि इससे ठीक पहले भारत का बीमा नियामक अधिकरण यह घोषणा कर चुका था कि 2047 तक भारत में इंश्योरेंस फॉर ऑल होगा। भारत में हर व्यक्ति के पास बीमा होना चाहिए। सरकार ने बचतों पर प्रोत्साहन की स्थापित नीति से खुद को अलग क्यों कर लिया, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। और ये जो शिफ्ट है भारत की वित्तीय सुरक्षा के पूरे परिवेश में और माहौल में, इसके बेहद गहरे अर्थ हैं। इसके बड़े असर होंगे अगर इसे अंडू नहीं किया गया, अगर सरकारें इसे नहीं बदलती, अगले वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही या आगे की सरकारें नहीं बदलती, तो भारत में वित्तीय सुरक्षा को जिस तरह से हम समझते हैं अपने भविष्य की सुरक्षाओं को लेकर, उनका पूरा ताना बाना बदल जाएगा। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये बजट कैसे हमारी आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए,
बैंक बीमा कंपनियों की संभावनाओं के लिए भारत में वित्तीय इंक्लूजन को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, फाइनेंशियल समावेशन को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ले जाने की सारी उम्मीदों का एंटी क्लाइमेक्स था। वो एंटी क्लाइमेक्स कैसे साबित हुआ, हम देखें कि ये पूरा का पूरा फैसला, ये पूरा का पूरा शिफ्ट जो सरकार की नीति में आया बचतों को लेकर इसका माहौल और पृष्ठभूमि क्या था। तो बचतों को जो प्रोत्साहन देना था, इससे सरकार ने खुद को अलग कर लिया। यही इस बजट का सबसे बड़ा असमंजस था। सर, अब सबसे पहले बात यह कि बचतों से सरकार ने खुद को अलग किया, लेकिन क्या इस समय मांग बजट से कुछ और ही थी? हाँ, बजट मांग अलग से थी और मिला क्या, ये समझना जरूरी है। पहले हम संदर्भ के तौर पर बताते चलें कि बजट में हम दोबारा फिर इस चर्चा में आगे आएंगे। इस बजट में 3 तरीके के बड़े उपाय बचतों को लेकर किए गए। सरकार ने जो मौजूदा व्यवस्था थी बचतों को प्रोत्साहन की, उसमें कोई बदलाव नहीं किया, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। उसका क्या असर होगा ये भी हम बताएंगे। सरकार ने कोई नई बचतों की प्रोत्साहन को नहीं जोड़ा। बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए केवल 1-2 ऐसी स्कीमें दी जिन पर टैक्स प्रोत्साहन नहीं थे, और लोगों को आमतौर पर संदेश दिया कि वो बचतों वाली रियायतों की प्रक्रिया से बाहर निकलकर नई टैक्स व्यवस्था में आ जाएं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुभम जब इस बजट की तैयारी कर रही थी, तब भारत के वित्तीय सुरक्षा क्षेत्र में, पर्सनल फाइनेंस जिसको हम आम तौर पर भाषा में कहते हैं, वहां 3-4 बड़े घटनाक्रम गुजर चुके थे। उनकी छाया में 2023 का बजट बना था। कोविड लॉकडाउन के दौरान हजारों लोग भारत में शहरों से पैदल अपने घरों की तरफ चल पड़े थे। सरकार को भी बात पता थी, संसद को भी बात पता थी, देश के सारे विशेषज्ञों को ये बात पता थी कि उनके पास 15 दिन तक का काम चलाने की बचत नहीं थी, उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं थे, उनके पास कोई सेविंग नहीं थी, और इसलिए उन्हें पैदल अपने घर की तरफ जाना पड़ा। यहाँ से साबित हो गया कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी किसी भी डिसरप्शन को, किसी भी अचानक आने वाली आर्थिक आपदा को झेलने की स्थिति में नहीं है, यानी उनके पास बचतें नहीं थी, पहली चीज। दूसरा, वित्त वर्ष 2022-23 की जब जीडीपी के आंकड़े हमारे सामने आए तो ये पता चला कि महंगाई के कारण मांग नहीं बढ़ी है, बल्कि लोग बचत तोड़कर खपत कर रहे हैं। ये आंकड़ा हमें 2022-23 के आंकड़े से दिखाई दिया था। यहाँ हम आपको संदर्भ के तौर पर बताएंगे कि हमने बचतों की संभावनाओं को लेकर एक पूरा एपिसोड किया था इकोनॉमिकम में जिसे जाकर आप देख सकते हैं, और इस वीडियो के में उसका हम लिंक भी सजेस्ट कर देंगे। 2022 में बैंकों में की जमा दर बढ़ने की, तीसरा जो बड़ा घटनाक्रम हुआ था, 2022 में बैंकों में जमा दर बढ़ने की दर घटकर केवल 9.2% रह गई, जबकि कर्ज 15% की दर से बढ़ रहे थे। दशकों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था जब बैंकों के पास पर्याप्त बचतें नहीं आ रही थी, सफिशिएंट सेविंग्स नहीं आ रही थी, जबकि कर्ज की मांग बढ़ रही थी। बैंकों का कर्ज जमा अनुपात बुरी तरह बिगड़ चुका था जब इस बजट की तैयारी शुरू हो रही थी। यहाँ तक कि बैंकों के बीच बचत जुटाने की होड़ चल रही थी। बैंक अपने कर्मचारियों को नेट डिपॉजिटर्स लाने का लक्ष्य दे रहे थे, और यही वजह थी कि पहली बार बैंकिंग उद्योग ने बजट से पहले सरकार से अपील की थी कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स की छूट बढ़ा दी जाए। कम से कम लंबे समय की नहीं तो छोटे समय के फिक्स्ड डिपॉजिट पर ही थोड़ी सी बचत की टैक्स की छूट बढ़ा दी जाए, ताकि बैंकों में बचत आ सके। रिजर्व बैंक और सारे बैंक इस बात को लेकर चिंतित थे कि आने वाले समय में उनके कैपिटल बेस का क्या होगा अगर उनके पास पर्याप्त बचतें नहीं आएंगी। कोविड के दौरान बीमा की जितनी मांग भारत में बढ़ी, जिस तरह से कोविड के दौरान लोगों ने बीमा को लिया, स्वास्थ्य और बाकी बीमा को देखते हुए बीमा नियामक ने 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य रखा था। उम्मीद ये थी कि बीमा पर यह बजट प्रोत्साहन देगा। इंश्योरेंस पर ब्याज बढ़ने से, री इंश्योरेंस पर ब्याज बढ़ने से बीमा उद्योग की लागत बढ़ी है, इसलिए प्रोत्साहन की अपील की गई थी, और ये उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में बीमा को थोड़ा सस्ता करने और थोड़ा व्यापक करने के लिए कुछ करेगी। ये घटनाक्रम था। और बजट से पहले का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा भी वित्त मंत्री की मेज पर पहुंच चुका था जब ये बजट बन रहा था। 2022 में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारत में वित्तीय बचतें जीडीपी के अनुपात में टूटकर 10.8% पर आ गई, 10.8% पर, जो 2020 से भी कम का स्तर है, जो जब कोविड से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था थी। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बैंक डिपॉजिट तेजी से गिरे। वित्तीय बचतों में बैंक डिपॉजिट का हिस्सा 36.7% था, जो घटकर 2022 में 27.2% रह गया। ये चार्ट आपके सामने, ये आंकड़ा बताता है कि 2020 में भारत में वित्तीय बचतें 12% थी, जो 2021 में 16% हुई, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन था, लोगों ने बाजार में खर्च नहीं किया, और जैसे ही कोविड से लोग बाहर निकले वैसे बचतों का हाल ये हो गया। और जिसमें भी आप बैंक जमा की स्थिति, क्यों बैंक कितने व्याकुल हैं, शुभम कितने बेचैन हैं, वो बैंक जमा की परिस्थिति से आपको दिखाई देता है कि टोटल बचत में उनके हिस्से में कितनी तेज गिरावट आई है। ये पृष्ठभूमि थी इसकी, और इसमें बाकी इन्वेस्टमेंट्स का भी जिक्र है।
2020 में कुल बचतें अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में भी देखें तो 2020 में कुल बचतें 24 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2022 में बढ़ के केवल 25.60 लाख करोड़ रुपए हो पाई। और बैंक डिपॉजिट तो अगर आप ध्यान से देखें तो 8.27 लाख करोड़ से घटकर 6.53 लाख करोड़ रह गए, यानी बैंक में डिपॉजिट्स कम हुए थे, गिरे थे। म्यूचुअल फंड के लिए रुझान बढ़ा, लेकिन अधिकांश आबादी के पास म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है और ना ही अतिरिक्त निवेश के लायक बचत है। म्यूचुअल फंड में भी 2022 में करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेश हुआ था। और सबसे ज़रूरी बात जो सरकार के खजाने की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था की ढांचागत कमजोरी और मजबूती की दृष्टि से ज़रूरी थी, ये बात भी बजट से पहले स्पष्ट हो गई कि वित्त वर्ष की 2022-23 की पहली छमाही में भारत में आम लोगों की शुद्ध बचत हम तब कहते हैं जब जितना कर्ज देना होता उसे निकाल दिया जाता। प्योर जो भारत की एब्सोल्यूट सेविंग है वो जीडीपी का 4% रह गई थी, जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष में 7.3% थी। शुद्ध वित्तीय बचत सबसे संवेदनशील, सबसे खतरनाक और सबसे चुनौतीपूर्ण पैमाना होता है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इससे पता चलता है कि देश के पास कितने ऐसे संसाधन हैं जो सरकार के कुल घाटे को पूरा कर सकते हैं। और भारत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा इस शुद्ध बचत से 2% ज़्यादा है। और अगर केंद्र और राज्य के दोनों के घाटे को मिला लिया जाए तो इसकी तुलना में लगभग 2 गुना घाटा केंद्र और राज्य सरकारों के पास मौजूद है। यानी भारत उतना भी नहीं बचा पा रहा है था इस बजट के आने से पहले, जिससे सरकार अपना घाटा पूरा कर सके, सरकार को जितने कर्ज की ज़रूरत है अलग अलग माध्यमों से। ये पृष्ठभूमि थी। इस पृष्ठभूमि के बाद इस पृष्ठभूमि में हमारे सामने ये बजट आया था। केवल उम्मीदें ही नहीं थी, उम्मीदें बजटों से बहुत ज़्यादा होती हैं, पर ये तथ्य थे जो ये बता रहे थे कि बजट में कुछ और होना चाहिए था। सर, आपने कहा कि बचतों को प्रोत्साहन से सरकार ने खुद को अलग किया, तो बजट में वो कौन सी घोषणाएं थीं, वो कौन से फैसले थे, वो कौन से ऐलान थे जिन्होंने इस बात पर मोहर लगाई कि हाँ सरकार अब ऐसा करने जा रही है? हाँ, ये चीज़ समझना जरूरी है कि अगर हम इस पृष्ठभूमि में देखें, आंकड़े जो हमने आपके सामने रखे, इन्हें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि ये बजट तो पूरी तरह बचतों पर केंद्रित होना चाहिए था, पूरी तरह सेविंग्स का बचत होना चाहिए था, क्योंकि केवल आम लोगों को ही नहीं, भारत के वित्तीय सेवा उद्योग को, भारत की सरकार को, सारे लोगों को भारत में भरपूर बचतें चाहिए थी। शुभम, इस साल जब सरकार ने अपना बजट पेश किया और उसने जिस कर्ज के आकलन का जिक्र किया कि जितना कर्ज वो इस साल उगाने जा रहे हैं, उसमें से करीब 17 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज, इसमें 5-5.5 लाख करोड़ का कर्ज तो सरकार केवल हमारी आपकी बचतों से ही लेने वाली है। तो यानी उन बचतों की जरूरत सरकार को भी थी। अब इसमें क्या हुआ, इस बजट में क्या हुआ, ये जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि फैसले क्या हुए और असमंजस क्या था। सरकार ने बचतों को मिलने वाले टैक्स प्रोत्साहन में कोई बढ़ोतरी नहीं की, यानी जो पुरानी स्कीम थी, जो टीसी, CCD, तमाम धाराएं जिनके जरिए करीब 1 दर्जन अलग अलग धाराएं जिनके जरिए सरकार अलग अलग लोगों को बचतों पर प्रोत्साहन देती, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। यहाँ तक इतने भी प्रोत्साहन नहीं दिखाई दिए जिससे कि बीमा की बढ़ती हुई लागत की भरपाई हो जाए। 2 साल के भीतर बीमा की लागत काफ़ी बढ़ी, उतनी भी बढ़ोतरी नहीं हुई। बैंक में जमा पर ब्याज पर कोई टैक्स छूट नहीं दी गई, जबकि इसकी मांग की गई थी। यहाँ तक कि थोड़ा महंगा बीमा लेने पर टैक्स लगा दिया गया, नया टैक्स लगाया गया। सरकार ने इनकम टैक्स की स्कीम में, पुरानी जो मौजूदा स्कीम है जिसमें अधिकांश लोग शामिल हैं, उसमें ऐसी कोई रियायत नहीं बढ़ाई जिससे कि बचतों को प्रोत्साहन मिल सके। भारत का टैक्स कानून लोगों को अपना घर बनाने के लिए प्रेरित करता है, और ये भारत के टैक्स ढांचे की एक विशिष्ट व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था के तहत सरकार लोगों को इस बात के लिए एम्पावर करती है कि वो यदि बैंक से लोन लेते हैं और अपना घर बनाते हैं तो उन्हें ब्याज पर टैक्स में छूट मिलेगी। तर्क था, ज़रूरत थी, मौका भी था, क्योंकि एक तो लोन महंगे हो रहे थे, पिछले 6 महीनों में भारत में ब्याज दरें बढ़ी तो होम लोन की दरें बढ़ी थी। दूसरी, मकानों की तरफ वापस ग्राहकों के लौटने की उम्मीद बनी थी कोविड निकलने के बाद, लेकिन यहाँ भी किसी तरीके की कोई रियायत नहीं बढ़ाई गई। नतीजा ये कि सस्ते मकानों की मांग टूटी हुई है। रियल एस्टेट और बैंकिंग उद्योग जो होम लोन का, जिसमें एक बड़ा पोर्टफोलियो टैक्स इंसेंटिव से भी ड्राइव होता था, अब उनको उम्मीद नहीं दिख रही है इसमें आगे जाने की। तो जो 3 बड़े कंपोनेंट भारत के टैक्स और सेविंग सिस्टम के साथ काम करते थे, उन सिस्टम में पहला कंपोनेंट था लोगों को बचत के लिए प्रेरित करना और उस हिसाब से रियायतें देना। दूसरा कंपोनेंट था लोगों को मकान बनाने के लिए कर्ज पर रियायतें देना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट था कि अलग अलग तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कुछ ऐसा करना जिससे लोग बैंकों में और बीमा में बचत कर सकें। उन तीनों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और लंबे समय से नहीं किया गया जबकि इसकी मांग की थी।
अब आप पूछेंगे कि एंटी क्लाइमेक्स की वजह क्या थी, आखिर ऐसा क्यों किया सरकार ने। सबको पता था प्रत्यक्ष रूप से, इसमें किसी वैज्ञानिक या किसी अर्थशास्त्री की आवश्यकता नहीं है। जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं वो आंकड़े हमारे आपकी जेब के हैं, हमारे अपनी ज़िंदगी के हैं। हमें पता है कि बीमा 2 साल में कितना महंगा हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस 2 साल में कितना महंगा हुआ, बचतें किस तरह से टूटी। बजट के आंकड़ों में इसका सूत्र मिलता है, और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, वो सही या गलत है ये तो वक्त बताएगा, पर सरकार ने ऐसा क्यों किया इसका एक संकेत हमें बजट के आंकड़ों में मिलता है। सरकार लगभग इस बात पर मुतमईन है कि बचतों पर और आयकर से के साथ मिलने वाली टैक्स रियायतों को लगभग खत्म कर दिया जाना चाहिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सूत्र या सूझ सरकार को मिली कंपनियों के जरिए, क्योंकि कंपनियों के मामले में सरकार ने ऐसा एक प्रयोग 3 साल पहले किया था जो कामयाब होते दिख रहा है। आम करदाताओं की तरह ही पहले कंपनियों के लिए टैक्स के 2 विकल्प बनाए गए थे। एक विकल्प में कंपनियों को कम टैक्स और शून्य रियायत वाला विकल्प दिया गया था, और एक में ज़्यादा टैक्स और ज़्यादा रियायत वाला विकल्प दिया गया था। बजट ने बताया कि जो पहला वाला विकल्प है, जहां पर लोग रियायतें नहीं चाहते, टैक्स में कमी चाहते हैं, कंपनियां, लोग नहीं, लोगों की परिस्थिति थोड़ी फर्क है जिस पर हम आगे बात करेंगे। कॉर्पोरेट्स अपने इनकम पर टैक्स में रियायतों से ज़्यादा टैक्स दर में कमी चाहते हैं। ऐसा विकल्प आजमाने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ रही है। इस साल के बजट के दस्तावेज ने बताया कि 2020-21 में कंपनियों के रिटर्न की, अगर आंकड़ा देखें आपके सामने टेबल है, 2020-21 में कंपनियों के रिटर्न में जितनी इनकम घोषित की गई शुभम, उसकी 61% इनकम नई टैक्स रेजिम का हिस्सा बन गई थी, जहां पर टैक्स दरें कम हैं। जब आप 115BAA देखते हैं तो ये नई टैक्स रेजिम है, और जब आप 115BAB देखते हैं तो ये पुरानी टैक्स रेजिम है या सरचार्ज के साथ चीज़ें आती। तो इससे सरकार को इस बात का प्रोत्साहन मिला कि यही प्रक्रिया हम आम लोगों की तरफ या व्यक्तिगत करदाताओं की तरफ ले जा सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत करदाताओं की स्कीम भी 2 साल पुरानी है, पर उसको बहुत ज़्यादा उत्साहजनक समर्थन नहीं मिला था। लेकिन इस बार सरकार ने जिद के साथ पूरी अवधारणा को, पूरी उम्मीदों को, पूरी संभावनाओं को पीछे लगाते हुए इस बार एक तरह से सुनिश्चित कर दिया कि अब किसी भी स्थिति में अगले 1-2 साल में करदाताओं को पुरानी व्यवस्था का मुँह छोड़कर नई व्यवस्था में आना होगा, और इसीलिए इस स्कीम को बाय डिफ़ॉल्ट स्कीम भी घोषित कर दिया गया कि स्कीम ही महत्वपूर्ण होगी। अब सरकार के आंकड़े अगर आप करीब से देखिए तो आम लोगों को मिलने वाली जो रियायतें बजट से जाती हैं, उन पे गंवाया जाने वाला राजस्व, जिसे टैक्स की ज़बान में टैक्स एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यानी जो सरकार जितनी कमाई कर सकती है, जिसे वो गंवाती है, वो अब 1.84 लाख करोड़ रुपए है, जो कंपनियों को मिलने वाली सारी रियायतों से ज़्यादा है। तो सरकार के भीतर जो बैठे हुए लोग थे, जिनसे हम बात करके समझने की कोशिश कर रहे थे, उनका कहना था कि इंडिविजुअल्स को मिलने वाली टैक्स रियायतें अब कंपनियों से ज़्यादा हो गई हैं। बजट के हिसाब से 1.84 लाख करोड़ के आसपास की टोटल रियायतें इंडिविजुअल्स को मिलती हैं भारत में, जबकि पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलने वाली रियायतें कम है। हालांकि तुलना असंगतिपूर्ण है, क्योंकि इस कंपनियों पर टैक्स लगाना उनके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स है, और आम लोगों पर लगने वाला टैक्स उनके कमाई पर लगने वाला टैक्स है, उनकी अर्निंग पर लगने वाला टैक्स है। और कंपनियों पर लगने वाले टैक्स में उनके खर्चे बाहर निकाल दिए जाते हैं, तब कमाई पर लगता है, और हम खर्चों से हम टैक्स पहले चुका देते हैं और उसके बाद खर्च करते हैं। तो ये तुलना असंगतिपूर्ण है, लेकिन बजट के आंकड़ों से हमें दिखाई देता है। कंपनियों को मिलने वाली रियायतों में पर्सनल इनकम टैक्स में जो सबसे बड़ा हिस्सा 80C धारा का है, जिसकी काफ़ी चर्चा हम सुनते हैं इनकम टैक्स की तुलना में, जहाँ पर हमारी अधिकांश बचतें और बच्चों की फीस, स्कूल फीस से सारी चीज़ें आती हैं, वो अकेली ऐसी सबसे बड़ी मद है अगर हम देखें, जिसमें कंपनियों को जो टोटल जितनी टैक्स रियायत दी जाती है, उससे ज़्यादा रियायत उसमें दी जा रही है 80C की व्यवस्था में। और इसलिए इस आंकड़े ने यह संकेत दिया कि सरकार ने 80C में कोई रियायत क्यों नहीं दी। करीब 84,000 करोड़ के आसपास की रियायत पिछले साल सरकार ने 80C में, अकेले 80C में दी है राजस्व के गंवाने के तौर पर। ये कम, और इसलिए सरकार ने अंततः इस बार के बजट में पूरा दर्शन बदलते हुए यह तय किया कि लोगों को बजटों पर टैक्स की रियायतें छोड़ने पर मजबूर किया जाए। यानी अब सब कुछ सही चला तो नई व्यवस्था ही अंतिम व्यवस्था होगी, जिसमें रियायतें नहीं मिलेंगी, बचत की व्यवस्था आपको अपनी करनी होगी। तो सर अब ये बदलाव क्या हुए, बदलाव आपने बता दिया, अब इन बदलावों के नतीजे क्या होंगे, आने वाले दिनों में होगा क्या फिर?
नतीजे थोड़े चौंकाने वाले हैं और नतीजों को लेकर सरकार ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। हो सकता संसद में जब बहस हो और अगर कोई सांसद या संसद में चर्चा करने वाले लोग इस कार्यक्रम को सुने तो वे सवाल जरूर पूछें, ये प्रश्न जरूर उठाएं संसद में, क्योंकि ये चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। भारत में लोगों की वित्तीय सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं है। सरकार के इस पूरे फैसले से आगे क्या हो सकता है और क्या होने वाला है उसके कुछ संकेत हमें मिलते हैं। भारत में बचतें दो प्रोत्साहनों से आती हैं शुभम, दो तरह से लोग बचत करते हैं, दो वजहों से बचत करते हैं। एक तो छोटी बचतें हैं जिन पर सरकार ऊंचा ब्याज देती है, यानी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है तो वहाँ बचाने के लिए, अपना खर्च काट कर बचाने के लिए मजबूर होते हैं। ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में अधिकांश लोग निम्न आय वर्ग के हैं, उनके लिए बचतें खर्च काट कर ही हो पाती हैं, खर्च करने के बाद नहीं हो पाती। तो उन्हें जब तक उनकी ज़िंदगी जीने की भविष्य के लिए थोड़ा बेहतर रिटर्न नहीं दिया जाता तब तक वो बचत नहीं करते हैं। तो एक हिस्सा बचतों का वो है जो ऊंचे ब्याज दर के प्रोत्साहन के साथ आता है, जिसमें तमाम वो लोग बचत करते हैं जो इनकम टैक्स नहीं भी देते हैं। हम इनकम टैक्स के वाले बचत वालों की बात नहीं कर रहे, वो लोग भी इसमें बचतें करते हैं या उनसे कराई जाती हैं, चाहे उसमें सरकारी कर्मचारी हों, चाहे सरकारी विभाग हों, या छोटी बचत रखने वाले, डाकखाने में खाता खोलने वाले लोग हों, MIS के लोग हों, PPF कराने वाले लोग हों, किसान विकास पत्र लेने वाले लोग हों, सुकन्या समृद्धि योजना लेने वाले लोग हों। ऐसे बहुत सारे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते लेकिन फिर भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत करते हैं, और उस बचत में उनकी लालच ये होती है कि उनको थोड़ा सा बाजार से ज़्यादा यानी बैंक से ज़्यादा ब्याज दर मिलेगी। और दूसरा वर्ग वो है जो छोटी बचत स्कीमों में उतना पैसा नहीं डालता पर बाकी विकल्पों में निवेश करता है, क्योंकि वो टैक्स रियायतें हासिल करना चाहता है। वहाँ ये TC जैसी धारा आती है जिसमें लोग बचत करते हैं। इसके अलावा बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत सारे विकल्प हैं जहाँ निवेश करते हैं। इसमें जो पहले हम दूसरे वर्ग की बात करते हैं जो टैक्स से जुड़ा हुआ वर्ग है, इसकी बचत का मिजाज बदलने का पूरा खतरा सामने दिखाई दे रहा है। भारत में वैसे भी लोग ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ने से परेशान हैं। बीते 2 साल में अगर आप देखें तो भारत में इनकम भी तेज़ी से टूटी और लोगों की महंगाई के कारण ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ी, और इसीलिए लोगों ने बचत तोड़कर खर्च किया, जैसा हम आपको बता चुके हैं। अब प्रोत्साहन खत्म होने के बाद बचतें करना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। हम ये मानते हैं, हम ये पहले से मानते रहे कि भारत के लोग बचत करते हैं, पर भारत के आंकड़ों में ये बचत करने की प्रवृत्ति दिखती नहीं है। अगर आप GDP के अनुपात में देखें तो भारत में केवल 10.8% बचतें, वित्तीय बचतें दिखाई देती, क्योंकि जैसे जैसे ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लोगों पर बचतों से समझौते करना मजबूरी हो रहा है। तो अब इस ढांचे में जो मध्य वर्ग है, जो टैक्स पेयर मध्य वर्ग है, उसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं बचा है। अगर वो बहुत जागरूक होगा अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए, अगर वो बहुत फिनेंशियली लिटरेट होगा, जिसकी कोशिश हम मनी 9 के जरिए करते हैं और आपको बताते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा सतर्क और जागरूक होगा तभी वो अपने खर्चे सिकोड़ कर बचत करने, सुरक्षा की तरफ जाकर बचत करेगा। नहीं तो उसे टैक्स बचाने के प्रोत्साहन के तौर पर बचतों के लिए बाध्य नहीं किया, वो अपने आप को बाध्य नहीं करेगा। इसमें भी बचतों में भी शुभम बीमा और स्वास्थ्य बीमा सबसे ज़्यादा अनिवार्य हैं। इन पर सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। मान लीजिए आप और कोई बचत ना करें, म्यूचुअल फंड में पैसा ना लगाएं, आप बैंक में अपने लिए FD ना कराएं, पर बीमा और स्वास्थ्य बीमा तो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है और आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है। और इनमें अगर प्रोत्साहन कम हुए हैं तो अब इनमें निवेश भी घटेगा और बचतें भी टूटेंगी, क्योंकि इनकी लागतें भी बढ़ चुकी हैं। और इस बात का डर इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने बजट आने के बाद स्पष्ट रूप से जाहिर भी किया है। बचतों का दूसरा वर्ग छोटी बचत स्कीमों का है, जिसके बारे में हमने बात की थी, जो जहां पर सरकार ब्याज दरों के प्रोत्साहन के जरिए सेविंग्स को प्रमोट करती है और जहां वो आम तौर पर आम बैंक की ब्याज दर से थोड़ी ऊंची ब्याज दर रखती है। इनको सरकार इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि इनका इस्तेमाल सरकार कर्ज के तौर पर करती है, अपने ही कर्ज के तौर पर करती है। आप जो पैसा प्रोविडेंट फंड में लगते हैं, छोटी बचत स्कीमों में लगाते हैं, बाकी जगह लगाते हैं, वो पैसा कर्ज के तौर पर सरकार के पास जाता है। 5 लाख करोड़ रुपए इस अगले साल, 5 से 5.5 लाख करोड़ रुपए शायद अगले साल के बजट में सरकार इन्हीं बचतों से ले रही है। यहाँ पर ब्याज दरें अनंत काल तक ऊँची नहीं रहनी है, ब्याज दरों में कमी होनी है, क्योंकि अगर ब्याज दरें कम नहीं होंगी तो कर्ज सस्ता नहीं होगा, कर्ज सस्ता नहीं होगा तो फिर उद्योगों को और बाकी लोगों को जो सस्ते कर्ज की उपलब्धता देनी है वो नहीं हो पाएगी। तो ये मान के चलें कि क्या भारत में हमेशा अगले 2 साल 3 साल तक 8%, 8.5% की ब्याज दरें बनी रहेंगी, 7.5% की ब्याज दर रहेगी छोटी बचत पर? ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ जैसे ही बचत पर ब्याज दरें घटेंगी, जो शायद इस साल के या अगले साल की शुरुआत से घटना शुरू होंगी, तो यहाँ भी बचत का आकर्षण टूट जाएगा। क्योंकि भारत चिरंतन रूप से पिछले 2 दशकों में
महंगाई को हराने वाला, रिटर्न देने वाली बचत सुविधाएं ना होने वाला देश रहा है। भारत में आमतौर पर जितने बचत के विकल्प उपलब्ध हैं, शेयर बाजार को अगर आप छोड़ दें, जहां निवेश और जहां रिस्क है, सुरक्षित निवेश के भारत के विकल्प महंगाई की तुलना में लोगों का नुकसान ही करते हैं। अगर आप एक बड़े दायरे में देखें 10-12 साल में, तो उनका जो नेट रिटर्न है अगेंस्ट इन्फ्लेशन वो आमतौर पर कमी होगा, निगेटिव ही दिखाई देगा। तो ये छोटी बचत स्कीमें लोगों को थोड़ा सा प्रेरित करती थी। यही काम बैंकों की जमा पर भी होगा। वहां भी में बढ़ोतरी दिख रही है, बैंक तैयारी में है, कोशिश में, फिर भी बैंक डिपॉजिट ला नहीं पा रहे हैं। जबकि ब्याज दरें अगर देखें शुभम, तो पिछले 2 साल में भारत में बैंक जमा पर ब्याज दरें 2.5 से 3%, 4% तक बढ़ चुकी हैं। इसके बाद भी बैंक पर्याप्त बचतें जुटा नहीं पा रहे हैं। अब जब वहां भी ब्याज दरें कम होना शुरू होंगी, क्योंकि बैंक बहुत जल्दी ही कर्ज को बढ़ाने के लिए जब ब्याज दरों में कमी करेंगे, तब वहां भी बचतों में और ज़्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि पहले ही हम गिरावट देख रहे हैं। और यही शायद वजह थी कि बैंकों ने एफडी पर टैक्स छूट की मांग की थी। मैंने कहा था कि सरकार को इस बजट में फिक्स डिपॉजिट पर, बैंक से फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स छूट कम बढ़ानी चाहिए, ताकि लोग बैंकों में पैसा रखने के लिए प्रेरित हो सके, उत्साहित हो सके। और सबसे बड़ी और सबसे कठिन और सबसे जरूरी समस्या यह है कि भारत में बचतों को प्रोत्साहन देने के पूरे कार्यक्रम को सरकार ने बंद कर दिया, इससे पहले कि भारत में पेंशन संस्कृति तैयार हो जाए। भारत में आज तक पेंशन का कल्चर, पेंशन के लिए बचत करने का कल्चर, पेंशन प्लान्स की कोई तैयारी ये हो ही नहीं पाई। यहाँ पेंशन का मतलब केवल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भर रह गया। भारत में पेंशन उत्पाद पिछड़े हैं, भारत में अच्छे और मॉडर्न पेंशन प्रोडक्ट्स नहीं है, पेंशन प्लान्स की प्रक्रिया नहीं। अभी भी सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों के अलावा ज़्यादातर लोगों के पास ना तो पेंशन की कोई सुविधा है, ना सरकार के पास कोई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है। तो हमने बचतों के प्रोत्साहन की पूरी व्यवस्था जो सरकारें चला रही थी उससे उन्होंने एग्जिट कर लिया, उन्होंने बाहर निकाल लिया। और भारत में पेंशन की प्रक्रिया भी वैसी भी नहीं हो पाई जैसी कि आपको कई सारे अफ्रीका के देशों में, यूरोप और बाकी देशों को तो छोड़ दीजिए, कई सारे अफ्रीका के देशों में दिखाई देती। यानी भारत में लोगों की वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा आया ही नहीं, और सरकार ने पूरी की पूरी बचत प्रोत्साहन नीति का पूरा ट्रैक ही, उसका पूरा रास्ता ही बदल दिया है। अब क्या है कि इसके बाद सरकार का जो नया टैक्स दर्शन है वो भारत में बचतों और बीमा में नए उत्पादों के विकास को हतोत्साहित करेगा। क्योंकि एक बड़ी समस्या भारत के वित्तीय परिवेश में शुभम यह है कि भारत की अधिकांश आबादी के पास जो कि कम आय और मध्यम से भी कम आय वर्ग की है, उसके लिए सही बचत उत्पाद नहीं है। ज़्यादातर उत्पाद उच्च आय वर्ग के लिए हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे बड़े निवेश के हों, जिनकी 500 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी की आय है, या जिनकी 15 से 20,000 रुपये महीने की आय, उनके लिए कोई बचत का उत्पाद ही नहीं है। इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं तब प्रोत्साहित हो सकती थी जब उनके लिए प्रोत्साहन उपलब्ध होता। तो अब भारत की बीमा और बचत कंपनियां आमतौर पर 2 वजह से चुनौती में होंगी। और इसलिए आप देखिए शेयर बाजार में इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से टूटे जिस दिन ये आया। 2 तरह से चुनौती में होंगी। एक तो जो उच्च आय वाले वर्ग के लोग जो बीमा या इस तरीके के उत्पादों में सुरक्षा के साथ इस बात के लिए भी निवेश करते थे कि उन्हें इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी, उनका वो प्रोत्साहन चला गया। और अगर वो सीधे प्योर ऐसी स्कीम में चले जाते हैं जो दूसरी वाली स्कीम है जहां उनको आयकर में रियायत मिल रही है, टैक्स में रियायत मिल रही, तो उनके लिए कोई आग्रह नहीं होगा कि जरूरी के अलावा वो, बहुत जरूरी वित्तीय सुरक्षा के अलावा वो कोई निवेश करें। और दूसरी चीज़ है कि जो निचले पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, जिनके लिए बीमा कंपनियों को ऐसे उत्पाद बनाने होंगे जिनकी लागत ज़्यादा होगी, रिटर्न कम होगा, यानी क्रॉस सब्सिडाइजेशन करना होगा, उसका प्रोत्साहन खत्म हो रहा है। ये इस पूरे बजट का फलित है, ये फलितार्थ है जो हमें आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपकी बात से समझ आया कि इस समय जो जरूरत थी वो बचतों की थी, सबको बचतों की जरूरत थी। तो आपके हिसाब से फिर सरकार बजट में ऐसा क्या करती, या तो कह लीजिए क्या करती, या कह लीजिए क्या उम्मीद लगाए बैठे थे लोग कि ये हो सकता है? ये अभी भी चर्चा में है, क्योंकि बजट अभी भी, जब तक आप सुन रहे होंगे तब तक संसद में वित्त विधेयक शायद पारित नहीं हुआ होगा, चर्चा में है। और सरकारें वित्त विधेयकों में संशोधन लाती हैं और सोच सकती हैं। लेकिन संभावना इस बात की थी कि पहले तो सरकार को आयकर कानून की धारा 80C का 80C का पुनर्गठन करना चाहिए था। लंबे समय से धारा चल रही है, उसमें कई सारे प्रकृति के विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें स्कूल फीस भी शामिल है, जिसमें बीमा भी शामिल है, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उम्मीद ये थी कि सरकार थोड़ा एक आधुनिक और मॉडर्न तरीका अपनाएगी, लोगों की वित्तीय सुरक्षा की ज़रूरतों को देखते हुए इसमें बदलाव करेगी। और होना ही चाहिए था कि इसका पुनर्गठन होता और इसमें 2 अलग अलग बास्केट बनाई जाती। एक वित्तीय सुरक्षा वाले ऐसे विकल्प जिसमें बीमा और स्वास्थ्य बीमा आते हैं, क्योंकि सरकार खुद इस तैयारी में है। IRDA का कहना कि हम कंपोजिट लाइसेंस लेकर आएंगे जहां पे जीवन बीमा कंपनियां स्वास्थ्य बीमा उत्पाद भी दे सकेंगी। तो एक बास्केट बनाई जानी चाहिए थी इंश्योरेंस को लेकर, कि इंश्योरेंस में प्रमोशन के
के लिए रियायतें दी जानी चाहिए थी और दूसरी बास्केट पेंशन की अलग से बनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि पेंशन को लेकर अभी भी भारत का आयकर कानून बहुत कम प्रोत्साहन देता है और बड़े पेंशन निवेश के लिए, पेंशन की तैयारी के लिए एक दूसरी बास्केट बननी चाहिए थी। इस तरह से 80C के ढांचे को बदला जा सकता था और कुछ रियायतें कम भी की जाती हैं, लेकिन इन दो विकल्पों के लिए मौजूदा रियायतों में थोड़ी बढ़ोतरी की जा सकती थी और यही दोनों उत्पाद जिनके कारण भारत की वित्तीय सुरक्षा खतरे में है हमेशा से। भारत में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन 3-4% है, मुश्किल से 15% वित्तीय बचतें इंश्योरेंस में जाती हैं, पेंशन तो कहीं चर्चा में है ही नहीं। दूसरी बात ये थी कि जहां हम बैंकों की बात करते हैं, जहां हम स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की बात करते हैं, सरकार को ये पूरा ढांचा बदलना चाहिए था। स्मॉल सेविंग्स स्कीमों की वजह भारत में को ज़रूरत थी कि भारत को इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड लाने की ज़रूरत थी। भारत के पास कभी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हुआ करते थे, पर अब ज़रूरत थी कि भारत सरकार कम से कम 1 या 2 इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जरूर लेकर आती, जो महंगाई के बदले आपकी बचत को सुरक्षा दे सकते थे। दुनिया के कई देशों में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, इसमें बचत की सीमा तय की जा सकती है, इसमें बड़े निवेशकर्ताओं को रोकने के लिए पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन भारत के लोगों को कम से कम एक विकल्प तो ऐसा दिया जाना चाहिए जो महंगाई से लड़ सके पूरी बाजार में। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं क्योंकि महंगाई ऊंची और ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, लेकिन कल जब महंगाई कम होगी और ब्याज दरें घटना शुरू होंगी या महंगाई में कमी नहीं होगी और ब्याज दरें घटना शुरू होंगी, तो फिर वो इन्फ्लेशन उनकी बचत को खा जाएगी। तो दूसरा बड़ा सुधार बचत की दृष्टि से यह था कि रिजर्व बैंक से बात करके भारत को इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स की नई श्रृंखला जारी करनी चाहिए थी, जहां इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ कम से कम आधा %, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट का एडिशनल रिटर्न इन्फ्लेशन से ऊपर लोगों को जाहिर किया जाता। और तीसरा और सबसे बड़ा सुधार इस बजट में जरूरी था कि बीमा और वित्तीय सेवाएं, जो भी बीमा और हेल्थ बीमा जैसी सेवाएं हैं, इन पर जीएसटी कम किया जाता, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर प्रीमियम भी बढ़े, जीएसटी के कारण इनकी लागत भी बढ़ी और बीमा कंपनियों ने कीमतें भी बढ़ा दी, क्योंकि जिस री इंश्योरेंस का वो इस्तेमाल कर रही हैं, ब्याज दरें महंगी होने के कारण उनका री इंश्योरेंस भी महंगा हो रहा है और वहां भी उनकी लागत बढ़ रही है। तो एक और महत्वपूर्ण काम हो सकता था इस बजट में कि वित्तीय सेवाओं पर कुछ खास इनकम वर्ग के लिए कुछ खास किस्म की पॉलिसीज पर, नहीं बहुत महंगी और बड़ी पॉलिसीज पर, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर खास तौर पर ब्याज पर टैक्स की दरों में कमी की जाती है। और अगर वो कमी होती तो शायद लोग ज़्यादा इस बात के लिए प्रोत्साहित होते। सरकार को इस बजट में बीएफएसआई इंडस्ट्री को, इस उद्योग को जो कि तमाम सेवाएं देता है, सर्विसेज देता है, नए उत्पाद बनाता है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए था रियायतों के जरिए कि वो कम आय वालों के लिए अच्छे बचत विकल्प लेकर आए, छोटे बचत विकल्प लेकर आए, ताकि वो फिनटेक चाइनीज़ लैंडिंग ऐप जैसी कंपनियां और तरह तरीके की चिटफंड कंपनियों के पास जाकर बचतों को लेकर नुकसान में ना रहें। भारत में छोटी बचत के लिए वास्तविक रूप से, जिसे हम छोटी बचत कहते हैं, वो छोटी बचतें नहीं, छोटी बचत के लिए आधुनिक और स्मार्ट विकल्पों की जरूरत है, उसका प्रोत्साहन देना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो बजट में कुछ और ही हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जो आंकड़े भी जैसे बता रहे थे और अपेक्षाएं भी थी, उससे कुछ और ही हो गया। चलिए सर, अब जो हो गया, अब शायद अगर सरकार पीछे हटे तो बदले, लेकिन उम्मीद यही है कि अगर सरकार इसको पास करा के ले गई विधेयक को, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो गया तो सामाजिक सुरक्षा का क्या ताना बाना किसी नए ढंग से बुना जाएगा? कुछ ऐसा सरकार ने सोचा होगा, आपको लगता है? अब हम बात लौट कर वहीं आते हैं शुभम, क्योंकि यहाँ ये बजट बताता है कि सामाजिक सुरक्षा और टैक्सेशन को लेकर, टैक्सेशन पर हमने इकोनॉमिकम में विस्तार से बात की तरह बताया था कि भारत के लोग कितना अधिक टैक्स पे करते हैं अपनी कमाई पर, अपनी खपत पर, और ये बात सरकारें स्वीकार नहीं करती ना, हमें बताती हैं। भारत टैक्सेशन और सामाजिक सुरक्षा का जो बुनियादी दर्शन है, उसे लेकर सरकार गहरे असमंजस में और दुविधा में दिखती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि असमंजस और दुविधाएं सरकारों के कामकाज को उलझन में डालती हैं और लोगों की जिंदगी को और दुविधा में डालती हैं। दुविधा की स्थिति देखिए कि जिस दिन से बजट आया है, भारत के अधिकांश टैक्स पेयर यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनके लिए कौन सी स्कीम ठीक है। जितने मुंह उतनी बातें, जितनी बहसें उतने विकल्प और जितनी टेबलें हैं, सब शेयर हो रही हैं। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि इस वाली पॉलिसी में जाएं कि उस पॉलिसी में जाएं। सरकारों से आपको क्लैरिटी की उम्मीद होती, दुविधा की उम्मीद नहीं होती, पर सरकार क्लैरिटी देगी कैसे जब खुद ही असमंजस में और दुविधा में। टैक्सेशन और सामाजिक सुरक्षा का एक रिश्ता है पूरी दुनिया में। टैक्स का सरकार कितना लगाए और उसके बदले देश के लोगों को क्या दे, ये इस रिश्ते पर ही वित्तीय सुरक्षा की और बजटों की बुनियाद बनी है। और इस मूलभूत व्यवस्था को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि व्यवस्था कैसे बनी थी। दरअसल सरकारों का टैक्स लगाना और बीमा, पेंशन, बचत जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं एक दूसरे की हमजोली हैं। ये दोनों एक ही दर
एक ही कारखाने से बनकर निकलती हैं। ये 17वीं सदी की शुरुआत की बात है। उस समय ब्रिटेन में एलिजाबेथ का शासन था, अकाल था, गरीबी थी, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, और उस समय तक शासन और सरकार की नीतियों में गरीब गुरबों के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। एक यही था कि जो लोग आम लोग थे, या तो वो अपने सामंतों पर निर्भर थे, सामंत उनकी केयर करते थे, या फिर उनके पास कुछ नहीं होता था। पहली बार उस दौर में 17वीं सदी में ब्रिटेन में गरीबों, विकलांगों, बुजुर्गों के लिए कानून बनाए गए, जिन्हें इतिहास में पुअर लॉज के नाम से दर्ज किया गया। करीब 250 साल तक ये पुअर लॉज सक्रिय रहे और स्थापित रहे। इसके बाद तो बचतों की नई प्रक्रिया आ गई। इन कानूनों का मकसद था उन लोगों को पहचानना जो डिस्टिट्यूट हैं, जिन्हें के पास कोई भी साधन नहीं है, जिन्हें रोजगार नहीं है, जिनके शरीर विकलांग हैं, उन्हें सरकार की तरफ से सीधी मदद दी जाए किसी तरह से। और इस पुअर लॉज के जरिए पहली बार लोगों पर टैक्स लगाए गए, और उस टैक्स के जरिए ये सारी सुविधाएं, ये सारी रियायतें, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था शुरू की गई। लेकिन यहाँ तक भी ये व्यवस्थाएं तात्कालिक थीं, समय सापेक्ष थीं। अगर कभी कुछ समस्या होती थी, कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, तो इस तरह के टैक्सों के जरिए लोगों को सुरक्षा दी जाती थी। 1889 में जर्मन स्टेट के जो पहले चांसलर थे, ओटो फॉन बिस्मार्क, उन्होंने पूरी सामाजिक सुरक्षा का ढांचा बदल दिया। बिस्मार्क को दुनिया कई तरीके से, अलग अलग तरह से याद करती है। बिस्मार्क को जर्मन राज्यों के एकीकरण करने वाले नेता के तौर पर, शासक के तौर पर माना जाता है। लेकिन उन्होंने पहली बार जर्मनी में, वो प्रशा के नेता थे, पर जर्मनी एकीकरण करने के बाद जर्मनी बना, उन्होंने पहली बार जर्मनी में सार्वजनिक रिटायरमेंट व्यवस्था या पेंशन व्यवस्था लागू की। इससे पहले तक यूरोप में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, दुनिया में भी रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोग पूरी ज़िंदगी काम करते थे, क्योंकि सेवानिवृत्ति का कोई मतलब नहीं था। बिस्मार्क ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रिटायर होने की सुविधा दी, और इसके बदले उनके लिए सार्वजनिक पेंशन स्कीम लागू की गई। इसी के साथ जर्मनी में कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया, कर्मचारी और नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन वाली पेंशन स्कीम लाई गई, और बेरोजगारी बीमा भी शुरू किया गया। ये वो दौर था 19वीं सदी के शुरुआत का, जब सामाजिक सुरक्षा का ढांचा टैक्सेशन को जस्टिफाई करते हुए टैक्स लगाने की व्यवस्था के बदले शुरू होने लगा था। और ये सूझ एक झटके में पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका में पेंशन के प्रयोग हुए, ब्रिटेन में पेंशन के प्रयोग हुए। कम्युनिज्म आ रहा था, उसको रोकने के लिए यूरोप की सरकारों ने बुजुर्ग पेंशन की व्यवस्था लागू की। 1909 में ब्रिटेन में ओल्ड एज पेंशन लागू की गई। बेहद दिलचस्प राजनीतिक किस्सा है, जिसे हम किस्सों के सिक्के में सुना चुके हैं। अगर आप मनी 9 का ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें और वहाँ जाकर देखें कि इस पूरी पेंशन की व्यवस्था ने कैसे ब्रिटेन में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल शुरू कर दी, और अंततः हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, वहाँ के उच्च सदन को, वित्त विधेयक में वोट देने का अपना अधिकार गंवाना पड़ा, तब जाकर यह व्यवस्था लागू हो सकी। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एच चिक्विथ थे, और ब्रिटेन के वित्त मंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। 2 बार सरकार गई, लेकिन अंततः वहाँ दो बार चुनाव हुए, लेकिन अंततः वहाँ यह व्यवस्था लागू की गई। खैर, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया की सरकारें, भारत भी उसमें शामिल था, दुनिया की सरकारें 2 तरीके के सोशल सिक्योरिटी मॉडल लेकर आगे बढ़ी थी। शुभम, पहला मॉडल यह था कि सरकार ज़रूरत के मुताबिक टैक्स लगाए, और उस राजस्व से जो पैसा जुटाए उससे लोगों को यूनिवर्सल पेंशन दे, यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे, यूनिवर्सल इंश्योरेंस दे, और वो सारी सामाजिक सुरक्षाएं दे जो सामाजिक सुरक्षाओं की ज़रूरत लोगों को होती है, ताकि वो अपनी वो बचतों को लेकर परेशान ना हो, चिंतित ना हो, उनके ऊपर बचतों का बोझ ना हो। वो अपनी खपत पर, अपनी कमाई पर टैक्स दें, और उनके बदले उनके भविष्य की, उनकी समस्याओं के समाधान, उनकी वित्तीय ज़रूरतों का इंतजाम सरकार करे। ये पहला मॉडल था। इस मॉडल पर यूरोप और अमेरिका में कई सारे मॉडल अपनाए गए, सामाजिक सुरक्षा के, पेंशन के और बाकी सुविधाओं के जिसमें कि नागरिकों का योगदान भी था, सरकारों का भी योगदान था। ऐसे मॉडल अपनाए गए। दूसरा, जो दुनिया के वो देश जो फिनेंशियल रिसोर्सेज में वीक थे, जिनके पास वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं थे, उन्होंने खुद लोगों को अपने वित्तीय सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ऐसे नियम और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिसके जरिए वो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि वो अपने लिए बचाना शुरू करें, वो अपने भविष्य की चिंता करना शुरू करें, वो अपने भविष्य के लिए बीमा खरीदें और पेंशन खरीदें। इसलिए 2 रास्ते अपनाए गए। एक तो जो इनकम टैक्स पे कर सकते थे उनको बचतों के लिए टैक्स में रियायतें दी गई, और जो नहीं कर सकते थे उनके लिए नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, सेविंग बैंक, सेविंग्स के विभिन्न अभियान बनाए गए, जहां सरकार उन्हें बचतों पर बेहतर रिटर्न देती थी, ब्याज देती थी,
और चूंकि सरकार सबको सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकती थी तो इन बचतों से का इस्तेमाल कर्ज के तौर पर करती थी और लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ जैसी व्यवस्थाएं बनाती थी। ये दोनों मॉडल थे। भारत ने दूसरा वाला मॉडल अपनाया। भारत ने यूनिवर्सल इंश्योरेंस, भारत ने यूनिवर्सल पेंशन, ऐसी सब स्कीमें लागू नहीं की। भारत ने ये मॉडल अपनाया कि बचाइए, थोड़ा ज़्यादा ब्याज देंगे और टैक्स चुका रहे हैं तो टैक्स में कमी करेंगे क्योंकि आप बचत करिए। अब इस बजट के बाद हम बिल्कुल अंधेरे में खड़े हो गए आकर। इस बजट की रोशनी में भारत के पास कोई सीधी सामाजिक सुरक्षा यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है जिसमें कि आप ये कह सकें कि भारत में हर व्यक्ति को 60 साल से उम्र से ऊपर के हर व्यक्ति को रिस्पेक्टिव ऑफ उसको के इनकम उसे एक निर्धारित पेंशन मिलेगी उसका जीवन जीने के लिए, या सबके पास बीमा एक निर्धारित समय पर, या सबके पास स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध नहीं है। और अब धीमे धीमे लोगों को अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रोत्साहन मिल रहे थे वो भी खत्म किए जा रहे हैं, वो भी कट रहे हैं, वो भी टूट रहे हैं। ऐसी स्थिति में होगा क्या? आप ध्यान दीजिए कि भारत फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए भारत में जो विराट तंत्र बनाया गया है पिछले 10 साल में, जिसको हम फिनेंशियल इंक्लूजन का वित्तीय समावेशन का तंत्र कहते हैं, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें 55-60 के आसपास बीमा कंपनियां हैं, इतना बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है। इस इंक्लूजन का मंतव्य तो यही है ना कि लोग पहले इंक्लूड हों और फिर उसके बाद सिक्योरिटी में जाएं। यही तो रास्ता है कि लोगों के पास पहले बीमा कंपनियां हों, बैंक हों, विकल्प हों, वो पहले इस फाइनेंशियल इंक्लूजन की मुख्य धारा में आए और यहाँ से वो अपनी वित्तीय सुरक्षा के फैसले लेना शुरू करें, बचत करना शुरू करें, बीमा खरीदना शुरू करें, पेंशन लेना शुरू करें, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अब अगर ये प्रोत्साहन ही नहीं बचेंगे, लोगों के पास कोई प्रेरणा ही नहीं बचेगी, तो इतने विराट फाइनेंशियल इंक्लूजन ढांचे का मतलब क्या रहेगा? केवल पेमेंट सिस्टम के तौर पर कि आप केवल पेमेंट कर रहे हैं। याद रहे, हम यहाँ आपको को इसके अंत में छोड़कर जाते हैं। आपको याद होगा कि मनी 9 ने देश का सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे किया था और उस सर्वे का रिजल्ट हमने पिछले साल डिक्लेयर किया था। वो सर्वे आपको मनी 9 के ऐप पर उपलब्ध है और हमने उसमें बताया था कि भारत में 59% परिवारों के पास कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है। उनकी वित्तीय सुरक्षा चिरंतन जोखिम में है। ऐसी परिस्थिति में बजटों को या आने वाले बजटों को यह ध्यान रखना होगा कि बजट केवल चुनाव के लिए या पिछले 6 महीनों के लिए नहीं बनाए जाते। बजट लोगों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के फैसले करने के लिए बाध्य और ज़रूरी होते हैं। अगर इस बजट के प्रस्ताव इसी तरह से लागू होते रहे तो अगले 5-6 महीनों में, साल भर में आपको भारत में बचतों की प्रक्रिया में, वित्तीय सुरक्षा की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार शायद बाद में पुनर्विचार करेगी प्रस्तावों पर, कुछ तो ऐसा करेगी जिससे ये जो 59% परिवार हैं जिनके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, उन्हें कम से कम अगर पेंशन या बाकी सुरक्षा ना मिले तो उन्हें अपने पेंशन और सुरक्षा और बीमा के लिए बचत करने का प्रोत्साहन तो मिल सके किसी तरह से। बिल्कुल। अब एक हाथ में आप मनी 9 का सर्वे लीजिए, दूसरे हाथ में इस बजट की बारीकियों को, दुविधाओं को समझिए, तो आपको लगेगा ये समस्या कितनी बड़ी और हम वाकई एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। अगर सरकार इस ओर आगे बढ़ती है तो सामाजिक सुरक्षा का पूरा ताना बाना नए सिरे से बुनना होगा और इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे आप पर होगी। क्योंकि अगर आप आम लोगों के हिसाब से देखें तो वो तो यही चुनेंगे कि ठीक है उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ा उनके, लेकिन उसके बाद क्या वो इतने प्रोत्साहित होंगे, इतने ज़्यादा जागरूक होंगे, इतने ज़्यादा सतर्क होंगे जो बीमा अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने ज़रूरत के हिसाब से पेंशन, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस, इनका इंतजाम कर सकें? ये बड़ी चुनौती है। सर अब बारी सवाल जवाबों की। पहला सवाल वेद जी का आया है। वेद जी ये कह रहे हैं कि इस साल भी पिछले साल की तरह भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है जो गेहूं और अन्य फसलों के लिए प्रभावित कर सकती है। क्या भारत में फूड इन्फ्लेशन आने वाले समय में बड़ी चिंता होगी? फूड इन्फ्लेशन को लेकर अभी तो रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में थोड़ी आशंका जाहिर की। अगर आप सब्जियों को बाहर कर दें तो खाद्य महंगाई तेज़ी से बढ़ी हुई है, लगातार बढ़ी है। आप अनाज भी देख लें, दूध देख लें, स्पाइसेस देख लें, और जो मौसम के पर्यावरण के असर की संभावना है उसके बारे में भी कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि भारत के मौसम विभाग ने गर्मी और एल नीनो के असर का प्रत्यक्ष आकलन तो नहीं दिया है। लेकिन अगर मानसून गड़बड़ाता है, थोड़ा बहुत भी मानसून कमज़ोर पड़ता है, तो भारत पूरा पिछला 1 साल खाद्य महंगाई में तपते हुए गुजार कर आया है। भयानक खाद्य महंगाई जिसमें कि गेहूं की और चावल की और सारी चीज़ें काफ़ी ऊंची थी। ऐसी स्थिति में फिर अगला साल और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। रिजर्व बैंक ने हालांकि इसका संकेत थोड़ा सा दिया है, लेकिन उम्मीद ये है कि शायद मौसम मेहरबान रहेगा और कम से कम मानसून में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हम
इसके लिए सरकार की तरफ से या मौसम विभाग की तरफ से आधिकारिक आकलन का इंतजार करेंगे। सर अगला सवाल बिमल जी का है। बिमल जी ये पूछ रहे हैं कि भारत में ब्याज दरों में कमी कब से शुरू हो सकती है, बढ़ोतरी का सिलसिला कब थम सकता है? रिजर्व बैंक का फिलहाल मानना है कि अगला पूरा साल ब्याज महंगाई ऊंची रहेगी। उसका जो टॉलरेंस अपर टॉलरेंस रेंज है यानी 6% का, और जो लोअर सबसे निचला टॉलरेंस रेंज है 4% का, इनके बीच में रहेगी और इससे ऊपर रहेगी। और अभी हमें दिख रहा है कि जो सब्जियों में की कीमतों में कमी वाली महंगाई की गिरावट थी वो वापस ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वापस महंगाई में बढ़ोतरी का खतरा है। $95 पर बैरल के आसपास कच्चे तेल की कीमत की संभावना है। कंपनियां कच्चे माल की कीमत बढ़ा रही हैं, कच्चे माल की कीमत बढ़ने के कारण उत्पादों की कीमत बढ़ा रही हैं। तो जब तक महंगाई निर्णायक रूप से कम नहीं होगी और लंबे समय तक कम नहीं होगी, रिजर्व बैंक शायद ब्याज दरों में कम करने का जोखिम नहीं उठाएगा। और इस मामले में कम से कम हम ये एक दिशा में चीज़ें जाते देख रहे हैं। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से अभी इस बात का कोई संकेत नहीं दिया। और रिजर्व बैंक ब्याज दरों में भारत में अगर कमी कर भी देगा और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अगर महंगाई ऊंची रही और ब्याज दरों में कमी नहीं हुई तो रिजर्व बैंक के लिए और ज़्यादा दुविधा होगी। तो अभी ध्यान रखिए, जब तक दुनिया की सारी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई की दर में गिरावट आना नहीं शुरू होगी, ब्याज दरों में कमी का दौर शुरू नहीं होगा। यही बात आरबीआई गवर्नर ने इस बजट के बाद की मौद्रिक समीक्षा में कही और लगभग यही बात अलग अलग तरीके से प्रकारांतर से फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल भी कह चुके हैं। तो ब्याज दरें कुछ समय तक अभी ऊंची रहेंगी, कमी की संभावना तो नहीं है, बढ़ोतरी थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है, थम सकती है। सर अब इनकम की बात, इस खाने में क्या खास? इस बार बजट बेहद महत्वपूर्ण था और तमाम उहापोह और असमंजस के बीच में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी और देखी होंगी। अगर आपके पास मनी9 का ऐप है तो वहाँ जाकर आप उन सारी खबरों की जानकारी कर सकते हैं जो बजट के अलग अलग प्रस्ताव थे इनकम टैक्स को लेकर, और ख़ासतौर पर विशेषज्ञों की राय सुन सकते हैं, जिससे कि वित्त वर्ष खत्म होने वाला है। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपके पास आपको अपने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन देने का, अगले साल की प्लानिंग देने की सूचना आ गई होगी। इससे पहले आप दो काम कर सकते हैं, एक मनी9 के ऐप पर जाकर इस तरीके की सारी जानकारी पढ़ सकते हैं और दूसरा काम कर सकते हैं कि हमारे हेलो मनी9 में आ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपके पास आपके दफ्तर से इनकम टैक्स डिक्लेरेशन की चिट्ठी आई है उसका जवाब कैसे दें, हमारे विशेषज्ञ से पूछिए, वो आपको बताएगा। अगले साल मौजूदा परिस्थिति में आप कैसे वित्त प्लानिंग करें उसके लिए आप हमारे हेलो मनी9 में आइए और हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछिए। ये कार्यक्रम या जो इकोनॉमिकम इस बार का है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जिस तरह से बचतें करते थे, जो आपके बचतें करने का तौर तरीका था, उस पूरे तौर तरीके को सरकार बदलने जा रही है। तो इसलिए अब आपको बचतें करना पड़ेगा, सरकार आपसे बचत कराएगी नहीं। और जब आपको खुद ही तय करना है कि आपको कौन सा बीमा चुनना है, आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस चुनना है, तो दर्जनों सवाल आपके दिमाग में होंगे और दर्जनों तरीके के पेंच इस पूरे रास्ते में हैं। मनी9 पर उन हर सारी उलझनों का, सारे सवालों का जवाब उपलब्ध है अलग अलग कार्यक्रमों में, चाहे आप चैन की सांस में जाकर देखें, चाहे उसे आप 80-90 पूरे 100 में देखें, चाहे हमारे विशेषज्ञों से सलाह लेकर देखें। तो बने रहिए मनी9 के साथ। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की चुनौतियाँ बढ़ने वाली हैं, हमें मान रहे हैं इस बजट के बाद, और हम अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपके लिए क्या करना ज़रूरी है और कैसे करना ज़रूरी है। सर इस बार किस्सों के सिक्के में कहानी इकोनॉमिकम से ही जुड़ी है? हाँ, किस्सों के सिक्के की कहानी इस बार इकोनॉमिकम से जुड़ी। हमने संकेत दिया आपको ओटो फॉन बिस्मार्क का और ब्रिटेन का। इस बार देखिए, किस्सों के सिक्के में देखिए कि कैसे दुनिया में सामाजिक सुरक्षा आई, सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें कैसे आई, लोगों को भविष्य सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक रूप से कितनी जद्दोजहद हुई, इस पर है केंद्रित इस बार का किस्सों के सिक्के का संस्करण। सर बस चलते चलते एक खास किताब और बता दीजिए। एक दिलचस्प किताब आई है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है प्राइस ऑफ टाइम, द रियल स्टोरी ऑफ इंटरेस्ट। ये किताब ब्याज दरों का जो दिलचस्प किस्सा है, ब्याज दरें कैसे शुरू होती हैं और इनके पीछे की कहानी क्या है इसकी दिलचस्प कहानी है। ये एडवर्ड चांसलर की लिखी हुई किताब है। ये भी मेरे पास आई, इसको मैंने पढ़ना शुरू किया। अगर आप लोग ब्याज दरों के इतिहास में, क्योंकि ब्याज दरें बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में चारों तरफ से, इनके इतिहास, इनके काम का करने का तरीका से जानना चाहें, कई सारी नई जानकारियाँ, इससे पहले भी इस विषय पर लिखा गया, पर कई सारी नई जानकारियों से लैस ये किताब है जो आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये किताब आपको पढ़नी है और किस्सों का सिक्का और इकोनॉमिकम इस बार का खास है, दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सुबह 11:15 बजे देखिए इकोनॉमिकम और फिर शाम को 9 बजे आप देखिए किस्सों के सिक्के। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते रविवार को फिर आऊँगा नया इकोनॉमिकम, नया अर्थात लेके। तब तक के लिए नमस्कार।